हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपीजिक्स। सो सीएसआर नेट का जो सिलेबस एंड पेपर पैटर्न जो वो आपका चेंज हो चुका है। इसमें क्या चेंजेस आए हैं एज अ सीएसआर एस्पिरेंट्स आप लोगों को ये जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि आपका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है एंड सिलेबस किस प्रकार से चेंज हुआ है, तो इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। नहीं तो प्रिपरेशन आप करें बट आपको पता ही नहीं है कि पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है और कौन सा सिलेबस का पार्ट है, कौन सा सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखिए अगर आप सीएसआर के एस्पिरेंट्स हो तो इस वीडियो को निगलेक्ट ना करो, क्योंकि आपको अपकमिंग एग्जाम्स जो है उसके लिए किस प्रकार से क्वेश्चन आने का चांसेस मतलब उन्होंने जो प्रपोजल दिया है उसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले। तो पेपर पैटर्न क्या रहेगा, न्यू सिलेबस क्या रहेगा, कुछ टॉपिक्स ऐड किए गए, कुछ टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए, उनके बारे में चर्चा इस पर्टिकुलर सेशन में मैं शॉर्टली कर दूंगा, सो दैट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हमें किस प्रकार से और किस वे में अभी पढ़ाई करना चाहिए। पहली तो बात ये है कि ये वाला जो सिलेबस जो अभी आपके पास जो आया है नया सिलेबस है, जो पेपर पैटर्न का चेंज हुआ है, जो ये उनके वेबसाइट पे भी अवेलेबल है एंड अगर आप वहाँ पे जाओगे तो आपका फॉर्म भी फिल कर सकते हैं आप वहाँ पे। तो पहली बात तो ये कि ये जो आया हुआ है वो अभी तुरंत अप्लाई नहीं होगा, तो इसलिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं कि अभी जून का एग्जाम जो है, जून का एग्जाम आने वाला है सर, तुरंत अगर ये ऐसा सारा चीजें हो गया तो ये भी आपके मन में सवाल होगा कि सर ये क्या होने वाला है, कि जून का एग्जाम जो है, जून का एग्जाम होगा या नहीं होगा। ये भी आपके मन में अभी शंका आया होगा कि अभी इंप्लीमेंट अगर कर रहे हैं तो आगे जो आगे क्या करना है, कैसे करना है, हमें समझ नहीं आ रहा। तो पहली बात तो ये कि ये जो सिलेबस आया है और जो पेपर पैटर्न जो है ये आपका जून के लिए नहीं है, और ये अभी ये जस्ट प्रोपोजल किया गया है, इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। मतलब ऐसा नहीं है कि सिलेबस जो आपका चेंज हो चुका है एंड अगर आपका पेपर पैटर्न भी चेंज हो चुका है, अभी तक ये फिक्स नहीं है। जस्ट प्रपोजल है कि ऐसा वो करने जा रहे हैं। उसके लिए फीडबैक फॉर्म भी उन्होंने दिया गया, अगर वो लास्ट वाला जो लिंक उस पर क्लिक करोगे तो वो फीडबैक फॉर्म भी आप फिल कर सकते हो। उन्होंने वहाँ पे ऑप्शन दिए गए कि हम जो चेंज करवाने चाह रहे हैं वो चेंज जो रिसर्च आगे होगा उसके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, तो वो चीजें उन्होंने वहाँ पे मेंशन किया गया। तो ये जो है ये आपका इंप्लीमेंट जो अभी आपका जो सीएसआर जो जून का होगा, जून का सीएसआर का एग्जाम डेफिनेटली होने वाला है, और ये वाले जो चेंजेस जो है ये चेंजेस आपका जून सीएसआर के लिए इफेक्टिव नहीं होगा। ये जो इसके बारे में वो और अपडेट आपको उनके वेबसाइट पे मिलेगा सीएसआर के, बट ये जो इंप्लीमेंट, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में स्टूडेंट भी इसके लिए प्रिपेयर नहीं रहेंगे एंड उन लोगों ने भी ऐसा आपको डेफिनेटली नहीं बोला है कि हम वो चेंज करने वाले हैं ही। बस वो सजेशन उन्होंने दिया है कि ऐसे हम कर रहे हैं। अगर आप वो फॉर्म ओपन करेंगे तो उन्होंने सब दिया है कि कौन से टॉपिक ऐड करना चाहिए, कौन से टॉपिक रिमूव करना चाहिए, वो सजेशन के लिए उन्होंने फॉर्म भी फिलअप करने के लिए दिया गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी इंप्लीमेंट होना स्टार्ट किया तो स्टूडेंट के अंदर बहुत ही टेंशन का एनवायरमेंट हो गया कि सर अब क्या करें, हम तो ये पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे। तो क्या सिलेबस ऐड हुआ है, क्या सिलेबस ऐड नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। बट ये जो आपका अपकमिंग जून एग्जाम के लिए जो है, मुझे लगता है कि जून एग्जाम के लिए ये वाला चीज एप्लीकेबल नहीं होगा। जो प्रीवियस पैटर्न चल रहा था वही रहेगा हमारा जून के लिए। दिसंबर के लिए जो ये आपका पेपर पैटर्न ये जो चेंज हो सकता है, तो क्या पेपर पैटर्न रहेगा उसके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो पहला जो ये पेपर पैटर्न आपके पास ये रहेगा, फिर से भी बता रहा हूं कि जून के लिए इंप्लीमेंट शायद नहीं होगा। ये जो इंप्लीमेंट होगा वो दिसंबर के लिए इंप्लीमेंट होगा, ये बात ध्यान रखना। अब पेपर पैटर्न में क्या चेंज होगा इसके बाद में फिर से सिलेबस के ऊपर आता। स्टूडेंट के मन में ये भी डाउट हो गया कि बस क्या होता है ना कि छोटी सी चिंगारी जब आती है ना तो बस उसका ये हो जाता है और सारे उसमें ही फंस जाते हैं कि ये हुआ है, बट हुआ कुछ नहीं एक्चुअली में। सिलेबस चेंज हुआ इसका मतलब नहीं कि फिजिक्स में केमिस्ट्री का सिलेबस डाल दे वो लोग, तो इतना उसमें टेंशन है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब स्टूडेंट्स में इतना अफरा तफरी मचा है कि सिलेबस चेंज हो गया, कुछ नहीं चेंज हुआ। बस थोड़ा सा आराम से रहिए, शांति से रहिए और देखो कि क्या चेंज हुआ है, क्या चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो वो उसके बारे में भी मैं यहाँ पे बात करूंगा। तो ज्यादा डरने की या ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये पेपर पैटर्न जो हो रहा है, ये वाला पेपर पैटर्न मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये दिसंबर से एप्लीकेबल होगा, जून के लिए ये एप्लीकेबल शायद नहीं होगा। तो देखो पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। तो आपका पेपर जो 200 मार्क्स का ही रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पार्ट जनरल एप्टीट्यूड में 20 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से 15 अटेम्प्ट करने होते हैं। करेक्ट होता है आपके 2 मार्क्स के लिए, इनकरेक्ट होता है आपका 0.5। तो टोटल मार्क्स कितना होता है जनरल एप्टीट्यूड में 30। यहाँ पे पार्ट बी में अभी वो लोग क्या सोच रहे हैं कि क्या करने वाले हैं, अभी ये 100% श्योर नहीं कि वो करेंगे, बस उन्होंने इंप्लीमेंट मतलब, बट हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये चीज इंप्लीमेंट होने वाली है। उन्होंने बस अभी हमसे सजेशन मांगा है कि क्या हम चीज ऐड कर सकते हैं, ऐड नहीं कर सकते, बस वो मांगा। बट ये चीज इंप्लीमेंट होगा फॉर द December 26। जून के लिए शायद नहीं होगा। पार्ट बी आपका अभी एनईटी टाइप रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 जैसे पहले रहते थे वैसे वो आपको मैक्सिमम 20 अटेम्प्ट करना है। करेक्ट के लिए 3.5 मार्क्स होगा, जैसे इनकरेक्ट के लिए आपका 0.0 मार्क्स इनकरेक्ट होगा। जैसे कि पहले प्रीवियस में क्या होता था 0.87 नेगेटिव होता था, टोटल मार्क 70 आएगा। एंड पार्ट सी में कोई बदलाव नहीं, वो एज इट इज आपके पास रहने वाला है। तो ये पेपर पैटर्न आपका दिसंबर से रहेगा, जून से आई डोंट थिंक ही रहेगा। तो ये पेपर पैटर्न जो चेंज हुआ है, क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, इसमें हमारा फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? व्हाट यू थिंक, आपको क्या लगता है इसमें आपका फायदा होगा या नुकसान होगा? इसमें दो चीजें फायदा भी है और नुकसान भी है। बट इसमें दो कैटेगरी के स्टूडेंट है कि किसको फायदा होने वाला है, किसको नुकसान होने वाला है। तो यहाँ पे जब आप इस, क्योंकि इसमें ऐसा पार्ट ए में और पार्ट सी में कोई चेंजेस नहीं है, बस चेंजेस हुआ है पार्ट बी में। कोई भी क्वेश्चन पेपर हो, कितना भी पेपर पैटर्न में चेंज हो, इसका अल्टीमेटली इफेक्ट किसी पे भी नहीं पड़ता। ये बात दिमाग से निकाल दो कि पेपर पैटर्न बदल गया है तो फिर अभी कंपटीशन ये होगा, कुछ नहीं। आपके लिए पेपर पैटर्न बदल गया है, बाकी का जो स्टूडेंट है उसके लिए भी तो पेपर पैटर्न बदल गया है। तो इसका मतलब ये जो कंपटीशन पहले जैसे था, आपका कंपटीशन अभी भी वैसे ही है। कंपटीशन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, मैं कोई फर्क नहीं पड़ रहा ये नहीं बोला, ज्यादा फर्क कंपटीशन में नहीं पड़ रहा। जितना कंपटीशन पहले था अभी भी कंपटीशन उतना ही है। तो क्योंकि ये पेपर पैटर्न जो बदला हुआ है ये सिर्फ आपके लिए नहीं बदला है, सारे स्टूडेंट के लिए पेपर पैटर्न बदल गया। तो इसलिए ऐसा नहीं कि ये सिर्फ आपका ही लॉस। इसमें अभी ये यूनिटी में यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपका एक्यूरेसी मेजर किया जाएगा। जैसे कि क्या होता है कि ये जो एनईटी टाइप जो क्वेश्चन है या जो पेपर पैटर्न जो हुआ है वो किसके लिए फायदेमंद नहीं है? जो लोग कुछ भी बिना पढ़े हुए डायरेक्टली सीएसआर के लिए अपेयर होते हैं, वैसे होता है ना। मैं जस्ट बोल रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे कि जिन्होंने एमएससी किया है 3 साल पहले, 3 साल के बाद फिर अभी जस्ट फॉर्म फिल किया एंड जस्ट वो एग्जाम के लिए गए। तो वो क्या होता है कि जब आप इसमें आपके पास ऑप्शंस होता है कि हम सारे ऑप्शंस को ए लगाए या बी लगाए, तो देयर इज अ फाइनाइट चांसेस कि उनका सिलेक्शन हो जाए। क्योंकि आपके पास वहां पे क्या होता है कि ऑप्शंस रहते हैं और इसमें से कोई भी आपको तुक्का लगाना है, और उसका प्रोबेबिलिटी आप लोगों को पता है भी 1/4 होता है।
बट अब इस केस में क्या होगा कि ये जो यूनिटी टाइप है तो यहाँ पे तुक्के का काम चलेगा ही नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक्यूरेसी चेक है। और इसका फायदा किसको होगा? इसका फायदा जो सच में डेडिकेटली प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को यूनिटी जो आया है उसका सबसे ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि जैसे कि आपका 70 मार्क्स आ रहा है और एक और स्टूडेंट जिसने इतना पढ़ा नहीं था बट कुछ उसका नसीब अच्छा था, मान के चलो, और उसने 5 तुक्के लगाए, 5 में से 4 सही आ गए उसके, तो वो आपसे निकल जाएगा आगे, ठीक है ना, क्योंकि वो उसका लग वहां पे उसको हेल्प करेगा। कि जैसे कि मान के चलो कि उसने और आपने सेम स्टडी किया गया, आपका 68 मार्क्स है, उसका भी 68 मार्क्स है, एंड लेट्स से कट ऑफ 69 पे लगा, आपने 4 तुक्के लगाए, उसने भी 4 तुक्के लगाए, तो मे भी हो सकता है कि उसका लक अच्छा है, उसका तुक्का लग गया एंड वो आपका कट ऑफ से आगे गया। तो ये वाला सीनियर अभी इस केस में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अब यूनिटी में ऐसा तुक्के के लिए आपके पास है ना, और इसका प्रोबेबिलिटी आपका बहुत ही कम हो जाएगा, जो कि एमसीक्यू में आपके पास करेक्ट आने का प्रोबेबिलिटी था कुछ। तो इसका सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ है, जो सीरियस स्टूडेंट है या जो पढ़ाई करके एग्जाम देते हैं बिना तुक्के का, तो उन लोगों के लिए ये वाला जो यूनिटी जो है ये बेस्ट डिसीजन रहेगा आपका। और उन्होंने आपको एक फॉर्म भी फिलअप करने के लिए दिया है, तो उसमें आप आपका सजेशन भी दे सकते हैं। तो ये फायदा है एक्चुअली कि जब आप पढ़ के जाओगे तो यहाँ पे अभी नसीब का खेल कुछ नहीं होगा, नसीब पे कुछ नहीं चलेगा, लक पे ये चीजें नहीं चलेगी, यहाँ पे प्रॉपर आपका एक्यूरेसी एंड नॉलेज टेस्ट किया जाएगा। इसलिए ये पार्ट बी को यूनिटी में करा गया। तो डेफिनेटली इसका फायदा उन स्टूडेंट के लिए होगा जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है। अब यहाँ पे ये सीएसआर का एग्जाम जो है, अब आपको यहाँ से ये समझो कि सीएसआर का एग्जाम अगर क्लियर करना है तो आप नसीब या लक के सहारे आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं हो सकते। इसके पहले हो सकते थे कि बिल्कुल हो सकते, इसका देयर इज अ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी कि मैं बोलूं कि 1000 में से एक जो है एक स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट हो गए जो सारे ऑप्शंस ए बी करके आए एंड देन उनका सिलेक्शन, इसका कुछ ना कुछ तो प्रोबेबिलिटी था। बस अब ये यूनिटी आने के कारण वो चीजें कम होगा, एंड जिन्होंने ऑलरेडी सीरियसली पढ़ा है उन लोगों का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाएगा कि वो सिलेक्शन के अंदर आ जाए। इसलिए ये वाला जो चेंज है वो आपका जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए तो ये पॉजिटिव चेंज है। एंड दूसरा चेंज है कि आपको बिना पढ़ाई के आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। तो बिना पढ़ाई के आप सोचो ही मत कि हम ये इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा, तभी जाके ये एग्जाम जो है आपका क्लियर होगा। क्योंकि यूनिटी मतलब 70 मार्क्स, और 70 मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो बस यही चीजें है कि इसको एज अ पॉजिटिव लीजिए। ऐसा नहीं कि ये डिसीजन बदलने वाले, आई डोंट थिंक ये डिसीजन बदलने वाले, उन्होंने ऑलरेडी डिसीजन में भी ले चुके हैं। बस आपको अभी बोला गया है कि हम ये डिसीजन ले रहे हैं, आपको ये डिसीजन कैसा लग रहा है। उन्होंने उस फॉर्म में ऐसा नहीं बोला कि क्या हम ये डिसीजन जो करा है वो सही है कि नहीं है वगैरह, तो वो बस अभी, बट ये भी श्योर नहीं कि उन्होंने इंप्लीमेंट किया है। अभी ये इंप्लीमेंट हुआ नहीं है, जून के लिए तो इंप्लीमेंट होगा नहीं, अगर होगा तो दिसंबर के लिए होगा। तो इस पैटर्न के बारे में अभी बिल्कुल नहीं सोचना है, जून का जो एग्जाम होगा उसके बारे में सोचना है, दैट्स इट। और ये यूनिटी हो या एमसीक्यू कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर यूनिटी आ गया एमसीक्यू, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक सिंगल फर्क नहीं पड़ता। बस वहां पे आपके पास ऑप्शंस रहते हैं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस नहीं रहेंगे। जैसे कि किसी का आंसर होता है पाई स्क्वायर cos अपन 2ms करो, एबीसीडी में ऐसे कर देते, बोलेंगे कि इन टर्म्स ऑफ पाई स्क्वायर cos 2ms करो, कितना आंसर होगा। तो फिजिक्स सेम रहेगा, डिफिकल्टी लेवल सेम रहेगा, सब कुछ सेम है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस पहले आपके पास ऑप्शंस रहता था, अभी आपके पास ऑप्शन नहीं है, दैट्स इट। बाकी सब कुछ सेम है। ये नहीं मतलब कुछ अलग ही टाइप का सीनियर यहाँ पे पेपर में डाल दिया, ऐसा कुछ नहीं। और आपको इसका आदत भी है, गेट एग्जाम में भी या जेस्ट एग्जाम में भी आपने देखा है यूनिटी आपके पास होता है। अब आगे बात करते हैं जो कि सबसे कंफ्यूजिंग है, वो है सिलेबस, कि सर सिलेबस में क्या चेंजेस हो आने वाले। तो मैं वो जो स्लाइड आपको दिखाता, जैसे कि पहला है मैथमेटिकल फिजिक्स। अब देखो सिलेबस में चेंज हुआ है, बस आपके कानों में यही खबर आ गई कि सीएसआर का सिलेबस चेंज हो गया, दैट्स इट, है ना। बाकी उसके अलावा कोई खबर आपके पास आई नहीं कि क्या चेंज हुआ है और कितना चेंज हुआ है, आपको उसमें आइडिया ही नहीं है। देखो सिलेबस चेंज होना एक अलग बात होता है और सिलेबस फ्लिप होना एक अलग बात होता है। तो सिलेबस में एज सच कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं है। मान के चलो कि जो पहले सिलेबस था आपका वही आपका सिलेबस है, माइनर चेंजेस है, और ये माइनर चेंजेस पे इतना ध्यान भी आपको देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैथमेटिकल फिजिक्स में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, मैथमेटिक्स में एक सिंपल चेंज हुआ है। क्या हुआ है, जो आपका क्वेश्चन पार्ट बी में पूछने वाले थे वो अभी पार्ट सी में पूछेंगे। हमको क्या फर्क पड़ता है उससे कि हमें बी में पूछे या सी में पूछे। जैसे कि ट्रेपेजॉइडल रूल जो है उसका आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे वो बी में आए या सी में आए। तो बी में आया तो वो फॉर्मूला आपका अलग होगा, सी में आएगा तो फॉर्मूला अलग होगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो फॉर्मूला आपको वही यूज करना है। तो ये बी में हो या सी में, उससे हमें कोई भी ऐसा फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि ये बी में जा रहा है, और पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि दोनों में कंसेप्ट सेम ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे ये कौन सा पार्ट बी का सी में गया और सी का बी में गया, इसके बारे में आपको सोचना तक भी नहीं है कि कौन सा हमें पार्ट सी में पूछेंगे और कौन सा बी में पूछेंगे। तो उसके बारे में सोचो ही मत, क्योंकि आपको एज अ क्वेश्चन देखना है, एज अ टॉपिक देखना है। इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, चाहे वो किसी से आए, सी में आए या बी में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में कोई भी टॉपिक जो है आपका ऐड भी नहीं हुआ है एंड रिमूव भी नहीं हुआ है। मैथमेटिकल फिजिक्स जो आपका एज इट इज है। क्लासिकल मैकेनिक्स में भी कुछ नहीं हुआ है, जस्ट पार्ट बी के सी में गया और कुछ सी के बी में आया, दैट्स इट। बाकी क्लासिकल मैकेनिक्स में के भी सिलेबस में कोई चेंजेस हुआ नहीं है। ये मैं फिर से बता रहा हूं, ये इंप्लीमेंट आपका दिसंबर के लिए होगा, जून के लिए ये पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम है, बट मैं बोल सकता हूं कि नहीं होगा, क्योंकि इतने शॉर्ट टाइम में वो लोग आपको ये डायरेक्टली ये पैटर्न नहीं देंगे। ईएमटी में क्या ऐड हुआ है, देखो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऐड हुआ है, जो कि आप ऑलरेडी 11th 12th में भी पढ़ रहे हैं। तो ये भी कुछ एक बड़ा डील नहीं है। तो ईएमटी में बस ये चीजें ऐड हुआ है, दैट्स इट। बाकी कुछ सिलेबस में चेंजेस नहीं हुआ है। देन अगर मैं क्वांटम मैकेनिक्स की बात करूं तो क्वांटम मैकेनिक्स से हाइड्रोजन एटम जो टॉपिक है उसको रिमूव कर दिया गया। तो हाइड्रोजन एटम जो होता है आपका स्फेरिकल हार्मोनिक्स वगैरह जो होता है, एंगुलर मोमेंटम का आगे वाला पार्ट, तो बस उन्होंने हाइड्रोजन एटम जो रिमूव कर दिया गया। एक है स्टेन गेरलाच एक्सपेरिमेंट, वो उसको रिमूव नहीं किया है। वहां पे उन्होंने ऐसे लिखा है कि स्टेन गेरलाच एक्सपेरिमेंट, बट वो रिमूव नहीं हुआ है। स्पिन डायनामिक्स आपका सिलेबस का पार्ट है। देन ये रिमूव गया, ऐड क्या किया गया, देखो सडन एंड एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये ऐड किया गया है, बट ये ऐड उन्होंने जस्ट मेंशन किया कि हमने ऐड किया। इसके पहले भी था, दिस इज अ पार्ट ऑफ द स्कैटरिंग थ्योरी। आपका पहले भी स्कैटरिंग थ्योरी जो स्कैटरिंग थ्योरी था, मैं सिलेबस में पहले भी एडियाबैटिक एंड सडन एक्सपेंशन पढ़ा था। बस उन्होंने अभी स्कैटरिंग थ्योरी जो होता है, तो स्कैटरिंग थ्योरी में ऑलरेडी आता है। अब उन्होंने बस क्या किया, उसको खोल के बाहर रख दिया कि बोलो, और बोल दिया कि हमने ये भी ऐड किया गया, बट ये हिडन था, ये ऑलरेडी पहले से ऐड हुआ था, तो उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं। देन मैट्रिक्स मिक्स स्टेट एंड डेंसिटी मैट्रिक्स, देखो
देखो ये वाला चीज जो है ये नया ऐड हुआ है इसमें। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ये जो मैट्रिक्स मिक्स स्टेट एंड डेंसिटी मैट्रिक्स ये जो ये एक नया ऐड जो ऐड हुआ गया, बट ये वाला चीज आप स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये वाला एक ऐड जो ऐड हुआ है बस। बाकी थर्मोडायनामिक्स की बात करें तो रिमूव क्या किया गया, इंट्रोडक्शन टू द नॉन इक्विलिब्रियम प्रोसेस, ये रिमूव कर दिया गया। वैसे भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पे कभी इतना ज्यादा पीओ आए भी नहीं है, ठीक है। एंड ऐड किया गया ल्यूलिस थ्योरम ऐड किया गया, मेटा टेबल से लंडाउ थ्योरी, सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, सुपर फ्लूइडिटी एंड सुपर कंडक्टिविटी, इनको बस ऐड जो ऐड किया गया। और ये हम ऑलरेडी पहले से भी पढ़ते थे, ऐसे नहीं कि उन्होंने कुछ एक अलग ही टॉपिक ऐड किया, नहीं, इन्होंने जितने भी टॉपिक ऐड किया ना, वो आप जो टॉपिक, ये टॉपिक हम ऑलरेडी क्लास में कहीं ना कहीं पे ये ऑलरेडी हम पढ़ रहे थे। क्योंकि जैसे कि क्या होता है कि आपको एक उन्होंने मतलब सिलेबस है इंडिया, बस अभी उन्होंने क्या बोला है कि इंडिया का सिलेबस है, इंडिया सिलेबस उसमें पुणे ऐड कर दिया, बट ये पुणे ऑलरेडी इंडिया का पार्ट था ही, बस अभी उन्होंने हाईलाइट किया कि हमने इसको ऐड किया, बट ऑलरेडी एडेड था। तो ये वाली चीजें ये ऑलरेडी किसी ना किसी टॉपिक में ऑलरेडी एडेड थे, जैसे कि सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन पढ़ रहे थे कि नहीं, हम ऑलरेडी पढ़ रही है, बस उन्होंने अभी फर्स्ट सिर्फ हाईलाइट करके दिया है कि ये वाला टॉपिक हम ऐड जो ऐड करा है, बट वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। अब इसका मतलब ये भी मत समझो कि नए टॉपिक ऐड करते तो इसमें से ही क्वेश्चन आएगा, ऐसा नेसेसरी नहीं है ना। नहीं तो बोलेंगे कि सर हमें इस पे स्टडी करेंगे। नहीं, जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स में टेंपरेचर मेजरमेंट टेक्निक जो है वो आपको ऐड किया गया है। जैसे कि अगर हम बोले कि टेंपरेचर डिग्री सेल्सियस में, फॉरेनहाइट में टेंपरेचर है, केल्विन में है, ठीक है, तो उनका जो कन्वर्जन है वो टेक्निक जो है कि टेंपरेचर मेजरमेंट के क्या क्या टेक्निक है, ये एक नया टॉपिक ऐड हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स में, एक नया ये वाला टॉपिक ऐड हुआ है, बाकी कोई चीजें यहाँ पे बदली नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ता नेक्स्ट, देन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में देखो कि क्या रिमूव कर दिया गया, मोड्स ऑफ रेजोनेंस एंड कोहेरेंस लेंथ, इसको रिमूव कर दिया गया। ऐड किया गया देखो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एटम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिट्स, स्पेक्ट्रल ब्रॉडेनिंग एंड लाइन विड्थ, ये तो लेजर में पढ़ते हैं हम। एंड एटम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो एटम इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तो ये तो हम परटर्बेशन थ्योरी में भी पढ़ते हैं, स्टार्क इफेक्ट, एंड ये एएमपी में भी पढ़ते हैं। तो ऐसा नहीं, इन्होंने मैं बस वो बोल दिया कि इन्होंने जस्ट हाईलाइट किया गया कि ये हम टॉपिक स्पेशली ऐड किए गए, बट ये ऑलरेडी किसी ना किसी टॉपिक में ऐडेड थे, तो इसलिए टेंशन लेने का जरूरत नहीं कि सर सिलेबस चेंज हो गया और हमको समझ नहीं आ रहा कि अभी क्या करें। कुछ नहीं करना है, जो पहला सिलेबस है वही सिलेबस है, कोई चेंजेस आज तक हुआ नहीं है, सिर्फ कुछ टॉपिक्स रिमूव हो गए। अगर वो रिमूव हो भी गए तो भी उसका रिलेशन किसी ना किसी दूसरी जगह पे आएगा। बस हाइड्रोजन एटम जो है ये पूरी तरीके से रिमूव हो गए, ये एक पूरा एक टॉपिक ही रिमूव हो गए। बाकी में ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स रिमूव हो चुके, ठीक है। आगे बढ़ते सॉलिड स्टेट फिजिक्स की अगर बात करेंगे तो डिफेक्ट एंड डिसोल्यूशन ऑर्डर ऑफ फेज मैटर, देन ऐड किया गया ट्रांसलेशनल एंड ओरिएंटेशनल ऑर्डर लिक्विड क्रिस्टल, ये ऐड किया गया, ये रिमूव कर दिया गया बस। बट मुझे ये लगता है कि इन चीजों से वैसे भी आपको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि 100% में से 1% रिमूव हो गया और 1% ऐड हो गया, तो यू हैव टू थिंक ओनली अबाउट द 99%, व्हाई यू थिंक अबाउट द 1%। और उसमें अफरा तफरी मची कि 1% चेंज हो गया, बट इतना ज्यादा कुछ इसना ऐसा ह्यूज चेंज हुआ ही नहीं है। तो रिलैक्स रहिए, एंड जो आपका पढ़ाई कर रहे हैं, आप जो टॉपिक्स आप रिवीजन कर रहे हैं वही टॉपिक रिवीजन करो, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि कितना ज्यादा मेजर चेंजेस हुआ है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ इतना ज्यादा। न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या ऐड हुआ है, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये तो हम तो ऑलरेडी पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, एम1 एम2 ए1 ए2 पढ़ते कि नहीं, बस उन्होंने हाईलाइट करके दिया कि हमने ये ऐड किया है, बट ये हम ऑलरेडी पहले ही पढ़ते थे। तो ये उस एक्सपेरिमेंट ने ऐड किया गया। एक्सेलरेटर, हाँ ये देखो, ये अभी नई चीजें ऐड हुआ है न्यूक्लियर फिजिक्स में, ये वाला चीज है, ये आप ड्यूरिंग एमएससी में पढ़ते थे कि नहीं, ये एमएससी में पढ़ते थे आप। अब ये सीएसआर का हिस्सा नहीं था, अब उन्होंने स्पेशली इस पे फोकस किया गया। एक्सेलरेटर्स जो है ये आपका ऐड किया, जैसे साइक्लोट्रॉन भी आप पढ़े है ना, सिंक्रोट्रॉन पढ़े, डिटेक्टर बबल एंड क्लाउड चेंबर्स, प्रोपोर्शनल डिटेक्टर, सिंटिलेशन काउंटर होता है आपका, सेमीकंडक्टर बेस्ड डिटेक्टर। तो ये डिटेक्टर एंड एक्सेलरेटर जो है ये आपका ऐड किया गया, जो कि पहले सीएसआर का हिस्सा नहीं था, अब उन्होंने ऐड किया। ये आप एमएससी में भी पढ़े हो, ये डिटेक्टर एक्सेलरेटर, ये जो ये आप एमएससी में पढ़े, बस इसको नए से इसमें ऐड किया गया। तो मेनली क्या ऐड हुआ है, बस ये डिटेक्टर से ऐड हुआ है, हाइड्रोजन एटम रिमूव हो गया। बाकी ऐसा कुछ सिलेबस में चेंजेस है, ये चेंजेस इतना आया नहीं है, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ये आपके पास हो गया। इसमें क्या रिमूव किया गया न्यूक्लियर फिजिक्स से कि रिएक्शन मैकेनिज्म रिमूव कर दिया गया, कंपाउंड न्यूक्लियर एंड डायरेक्ट रिएक्टर रिमूव किया, रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स। अब रिलेटिविस्टिक काइनेमेटिक्स इधर से रिमूव किया, बट क्लासिकल मैकेनिज्म में तो है ना, रिलेटिविटी जो है ये इधर से रिमूव किया, बट क्लासिकल मैकेनिज्म में है। तो अगर इससे क्वेश्चन आ भी गया तो वो बोलेंगे कि, तो आप बोल ही नहीं सकते कि सर ये तो रिमूव हुआ सिलेबस, तो वो बोलेंगे कि हमने ऑलरेडी क्लासिकल के रिलेटिविस्टिक में तो दिया है, तो उन्होंने उधर दिया, इधर से रिमूव किया, तो आपको बोला जा सकता है लाइफ टाइम ऑफ म्यू1 कितना होगा, वो तो क्लासिकल मैकेनिज्म में भी पढ़ते हैं, रिलेटिविस्टिक में। तो ये इधर से रिमूव किया, बट इसका दूसरा रिलेशन आपका क्लासिकल के ये स्टेट से तो है ही, तो कुछ चीजें रिमूव किए, कुछ चीज ऐड किया गया, तो इतना ज्यादा डिफरेंस सिलेबस में नहीं है। नया हम बोल सकते हैं कि एक्सेलरेटर एंड डिटेक्टर जो ये आपके रिमूव, ये जो नए से नए ऐड हुए, बस बाकी इतना ज्यादा एज सच सिलेबस में इतना डिफरेंस नहीं है। आप जो पढ़ रहे हैं, जिस सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं वही पढ़ रहे हैं, तो इसमें डाइवर्ट होने का जरूरत नहीं है कि सर सिलेबस चेंज हो गया तो अब हम इस सिचुएशन में क्या करें। इस सिचुएशन में कुछ नहीं करना है, जो पहले कर रहे थे वही करना है, दैट इज रिवीजन एंड पढ़ाई, दैट्स इट। पेपर पैटर्न कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, मैं फिर से बता रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपटीशन जो उतना ही रहेगा जितना अभी है। अगर आप सारे के सारे एनईटी करोगे तो भी उतना ही कंपटीशन रहेगा, जितना सारे के सारे एमसीक्यू तब जितना कंपटीशन, अभी भी कंपटीशन उतना ही। तो इसको इस वाले हिस्से में आप इंक्लूड मत करो कि पेपर पैटर्न चेंज हो गया एंड देन फिर कंपटीशन बढ़ेगा घटेगा, कुछ नहीं। जो मेहनत करेगा, जो अच्छे से प्रैक्टिस करेगा, जो डेडिकेटली करेगा, उसका सिलेक्शन होने का चांसेस है। और ये एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको प्रिपरेशन करना जरूरी है। विदाउट प्रिपरेशन अब ये वाला एग्जाम जो एग्जाम क्वालिफाई होना, मैं बोल सकता हूं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो चुका है, दैट्स इट। क्योंकि तुक्के अभी आपके यहाँ पे काम नहीं आएंगे, क्योंकि वो पैटर्न जो ये पैटर्न अभी खत्म होने वाला है। बट जून के एग्जाम के लिए आपका जो पहले पेपर था, वो पेपर आपका आज इट इज उसी पैटर्न से आने वाला है। दिसंबर का जो पेपर जो रहेगा उसके बारे में ये चीजें हो सकती है। इनका नोटिफिकेशन जो भी अपडेट है वो सीएसआर के वेबसाइट पे हमें मिलता ही रहेगा। जब भी उनका कोई और नया अपडेट आए तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बट अभी फिलहाल के लिए उन्होंने बस ये प्रपोजल किया है कि हम ऐसा करने जा रहे हैं। अभी उन्होंने उनके साइड से ग्रीन सिग्नल दिया नहीं कि हम ये करने जा रहे हैं और हमने किया है, बस ये प्रपोजल है। अब ये होगा नहीं होगा तो कब होगा, ये वाला जो है, ये वाला आपको समय ही बताएगा कि ये चीजें होने वाला है नहीं होने वाला है। बट जून के लिए जो होगा वो हमारा अभी जो चल रहा है उसको फॉलो करो। अब
इस वीडियो को देखने के बाद सिलेबस को इस कान से निकाल दो और यूनिटी को इस कान से निकाल दो, दैट्स इट, छोड़ दो। वो चीजें मैटर है ही नहीं। होता है ना छोटा सा चिंगारी लग गया तो सब लोग आ गए इकट्ठा हो गया, क्या हो गया देखने के लिए, बट असल में कुछ हुआ ही नहीं। सो दैट्स इट। तो यही चीजें यहाँ पे ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि हुआ नहीं, हुआ है, बट ये अब दिसंबर में वगैरह जाके होगा। अब फिलहाल की आपको सिर्फ जून को ही टारगेट करना है। अब जून का एग्जाम कब होगा उनके बारे में भी वो अपडेट हमें तुरंत देंगे। कब देंगे अब ये टाइम टू टाइम हमें पता चले जाएगा। तो ये रहा आपका टोटल सिलेबस, कितने मार्क्स होना चाहिए, कितना मार्क्स होंगे, ये सारी चीजें इंप्लीमेंट कब होगा, कैसे होगा, वो दिसंबर के लिए होगा। जून के लिए कुछ इंप्लीमेंट आई थिंक सो नहीं होगा। तो आप अपना जो सिलेबस है, जो आपका फोकस है, जो आपकी पढ़ाई है, उसको जारी रखिए। क्वेश्चन जो बदलेगा नहीं, फिजिक्स में केमिस्ट्री को क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, तो ऐसा इतना डिप्रेशन में जाने का जरूरत मुझे मॉर्निंग से भी बहुत मैसेज सर हमको समझ नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूज हो रही है कि क्या हो गया सर, ये अचानक से ये सारी चीजें बदल गई, अब हम क्या करें। मतलब मैं बोलूँ ना 100 में से 1% इधर आया, 1% इधर गया, बट हम सोच रहे हैं उस 1% के बारे में, 99% के बारे में सोच ही नहीं रहे जो हमारे हाथ में। तो यहाँ पे एज सच इतना ज्यादा ब्लंडर नहीं हुआ है कि जिसको आप ज्यादा सीरियसली लो एंड उसमें कोई बोलेगा अगर ये सिलेबस चेंज हुआ है। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया भी कि कौन सा सिलेबस चेंज हुआ है, कौन सा सिलेबस ऐड हुआ है, कौन सा रिमूव है, बट वो चीजें वैसे भी मैटर नहीं करती क्योंकि 99% सिलेबस है वो एक्चुअली आपका सेम टू सेम ही जो प्रीवियसली था। तो जो है उसको फॉलो करो। यूनिटी वगैरह जो आएगा वो बाद में देखा जाएगा। जून के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो, दैट्स इट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, लव यू, बाय, टेक केयर एंड हैव अ